नमस्ते। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि वर्तमान ही आयोजन है इस भावी जीवन का, कुछ अतीत संकेत मिले तो अधिक लाभ है जन का। यानी कि इतिहास आपके घर का वो बूढ़ा है जो अब अपने पैरों पे चल तो नहीं सकता है, लेकिन आपकी दिशा किधर मुड़े इसका मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए हम हजारों लाखों साल के अतीत के पन्ने पलटते हैं। जब हम आज के तिथि में हिंदुस्तान के सुदूर अतीत का पेज पलटना शुरू करते हैं तो हम पेलियोलिथिक एज तक जाते हैं। तब की ओर जाते हैं कि जब पहली दफा मानव मानव बनने के लिए शारीरिक स्तर पर तैयार हो रहा था। लेकिन 1920 के पहले तक ये कहानी नहीं थी। 1920 तक का यदि आप इतिहास लेखन पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि भारत के अतीत का पहला पन्ना वैदिक काल से शुरू होता था। और वेद की रचना कब हुई है, इस बात को लेकर मतांतर तो थे, लेकिन सबसे डोमिनेंट ओपिनियन मैक्स मूलर का था, जो ये कहता था कि इसकी शुरुआत 1500 बीसी के आसपास हुई है। यानी कि हम 1500 बीसी से ही अपने इतिहास की शुरुआत करते थे। लेकिन 1920 से इतिहास की दिशा बदल गई। उसी साल दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत की और अगले ही साल राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। शुरुआती दिनों में बहुत उम्मीद नहीं रही थी इस खुदाई से। भंडारकर साहब ने तो कहा था कि बहुत बहुत तो 250 से लेकर 300 साल पुराना इतिहास हमको यहाँ से मिल सकता है। लेकिन जब हम 1924 में जाकर सर जॉन मार्शल, जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे, उनका स्टेटमेंट सुनते हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें अतीत के भारत के इतिहास से एक ऐसे नगरीय सिविलाइजेशन का प्रमाण मिला है जिसके रूट्स लगभग 3000 बीसी तक जाते। यानी कि देखो तो भारत के इतिहास का जो पिछला कालखंड था वो 1500 वर्ष पीछे चला गया और फिर वो धीरे धीरे कैसे अतीत की ओर मुड़ता गया और वो पेलियोलिथिक की ओर पहुंच गया, हम इसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। इस संदर्भ में हमने कई तरह की चर्चाएं किया है अपने अलग अलग वीडियोस में, जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन या फिर स्टोन एज के टूल्स या फिर भीमबेटका। आप उन सब वीडियोस के माध्यम से इसके बारे में कुछ मूल्यवान जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत भी विशेष तौर पर उसके नगर और नगरों की योजना के ऊपर। भारत के इतिहास में पहली दफा नगर का विकास इसी इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान हुआ था। नगर का विकास इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है। ये भारत की ही बात नहीं है, पूरी दुनिया में इसी दौर में नगरीय सभ्यताओं का उभार हुआ था, जबकि दुनिया ब्रॉन्ज एज में पहुंची थी। और ब्रॉन्ज एज की कई सारी सभ्यताएं एक दूसरे के साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ में कनेक्टेड भी थी। अब हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात जब करते हैं तो उसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट कहाँ तक है। जब आप ज्योग्राफिकल एक्सटेंट को जानेंगे तो आपको लगेगा कि इसका नाम ही इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक्सटेंट शुरू होता है नॉर्थ में जम्मू से, दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और वेस्ट में बलूचिस्तान से लेकर ईस्ट में मेरठ तक। यानी कि इसके अंतर्गत जम्मू, पंजाब, राजस्थान, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इतना एरिया आता है। इसी वजह से इसके नामकरण को लेकर कई तरह के ऑप्शंस आते रहते हैं, जैसे कि इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या फिर सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल जो मत है वह है हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो भी हो, इस सिविलाइजेशन के अंदर हमें हजारों ऐसे साइट्स मिले हैं जहां के उत्खनन की जो सामग्रियां हैं वो बताती हैं कि इनका जीवन स्तर नगरीय था। लगभग 100 के आसपास स्थलों की खुदाई हो चुकी और इनके नगरों के जीवन की जो पद्धति है उसके अंदर की समरूपता ही के आधार पर हम तय करते हैं कि ये एक ही सभ्यता के अंग थे।
लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये तय कैसे करते हैं कि कोई भी साइट का जीवन पद्धति नगरीय है। तो नगरीय होने के बारे में कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड किया है सबसे पहली बार 1950 के दौर में एक किताब लिखकर गॉर्डन चाइल्ड ने। गॉर्डन चाइल्ड ने 10 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। हम उनकी कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखते हैं। नंबर 1 कि यह वो स्थल होना चाहिए जहां पर लोगों का बसाव काफी डेंस्ड हो। दूसरे लेवल पर देखो तो लोगों की आजीविका का स्रोत प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होना। इसके बाद वहां के लोगों का जीवन स्तर उच्च होना चाहिए और फिर सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड होना चाहिए। कला और विज्ञान आदि का स्तर उच्च होना चाहिए और शासन और प्रशासन की एक उन्नत व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ये सब कुछ है तब हम समझेंगे कि वह केंद्र नगरीय है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स इन तमाम विशेषताओं से परिपूर्ण नजर आते हैं। जो भी हो, हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय के दुनिया के सबसे एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन की तरह जाना जाता है। इसकी एक खास बात यह भी है कि इनके नगर बहुत सुनियोजित तरीके से बसे थे। जब आप नगर की योजना बनाते हैं तो जो आज फंडामेंटल्स हैं उसी से मिलते जुलते फंडामेंटल्स आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मिलेंगे। आज की तिथि में हम नगर का निर्माण करते हुए कुछ बुनियादी बातें पहले से तय कर लेते हैं, जैसे कि एक प्लॉटिंग कर लेंगे। प्लॉटिंग के अंतर्गत हम इंफ्रास्ट्रक्चर तय करेंगे, उसकी सीवेज प्लानिंग करेंगे, उसका वाटर मैनेजमेंट करेंगे, आदि आदि। यदि इन सारी बातों को ध्यान देकर देखो तो आपको ये पता चलेगा कि इनको मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी होती है, जिसे हम म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आदि कह सकते हैं। इसी तरीका का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौर में भी रहा होगा, जिन्होंने कि उनके नगरों को प्लान किया। यदि आप उनके प्लानिंग के ऊपर अब चल के ध्यान दें तो उसमें मोटे तौर पर 8 बातें बहुत उल्लेखनीय नजर आती हैं। अष्टांगिक मार्ग, बुद्धिज्म का अष्टांगिक मार्ग नहीं है, लेकिन 8 बातें बेहद महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इनके नगर नदियों के किनारे बसे हैं। नदियों के किनारे क्यों बसे हैं? क्योंकि ये इकोनॉमिकली डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड एंड कॉमर्स है और इसके लिए इनको संचार का साधन चाहिए। क्योंकि उस समय थल मार्ग बहुत डेवलप नहीं है, तो इसीलिए इन्होंने पानी को ही अपने संचार का माध्यम बनाया। और यही वजह है कि नंबर 1 तो इनके नगर नदियों के किनारे बसे, और नंबर 2 कि जैसे जैसे आप पंजाब के नीचे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि सेलाइन वाटर के किनारे बस रहे थे। सेलाइन वाटर के किनारे बसने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि चूंकि इनको नदियों और समुद्र के पानी का संचार के तंत्र के रूप में इस्तेमाल करना है, इसीलिए इन्होंने खारे पानी के किनारे बसना भी स्वीकार कर लिया। यानी कि अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए इन्होंने नदी और समुद्र के धारा का इस्तेमाल किया। ये इनकी योजना की पहली विशेषता। लेकिन नदियों के किनारे बसेंगे तो बाढ़ से डूबने का भी डर होगा। नदी तो वो शक्ति है कि जो आपको उछाल भी सकती है और आपको डुबो भी सकती है। आपके विकास और विनाश दोनों की संभावना उसमें बसती है। तो इन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा और सिक्योरिटी के संतुलन पर ही अपने नगरों का विकास किया था और इसीलिए नगर इन्होंने टीले पे बसाया। और टीले पर जब नगर बसा रहे हैं तो आप देखोगे कि टीले का इलाका छोटा होता है और क्योंकि नगर सपनों के सच होने का जगह होता है तो वहां आबादी का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जगह कम और आबादी ज्यादा, इसी क्राइसिस और स्कार्सिटी के बीच में से प्लानिंग का अगला लेवल शुरू होता है। प्लानिंग का जो वो लेवल है वो इस तरह से डेवलप हुआ कि इन्होंने अपने नगर को स्क्वायर की तरह बनाया। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि आप अपने नगर को सर्कुलर तरीके से डेवलप करें, लेकिन सर्कुलर अर्बन प्लानिंग में वेस्टेज ऑफ लैंड ज्यादा होता है और इन्हें मैक्सिमम यूटिलिटी इंश्योर करना था, इसलिए इन्होंने स्क्वायर प्लानिंग की। अब चलकर देखो कि इनके अधिकांश नगरों में एक खास तरीके का पैटर्न नजर आएगा।
पैटर्न यह कि शहर दो भागों में बंट जाता था, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरह था और ईस्टर्न ब्लॉक रेसिडेंशियल था। यदि आप उनके बसाव के पैटर्न पर ध्यान देंगे तो आपको यह पता चलेगा कि दोनों ही हिस्सा टीले पर बसा है, लेकिन फिर भी वेस्टर्न ब्लॉक कंपैरेटिवली ज्यादा ऊंचा है और दोनों ही ब्लॉक फोर्टिफाइड हैं, जो परहैप्स सिक्योरिटी के कंसर्न के कारण किए गए होंगे। अब इसके अंतर्गत चलकर देखो तो आपको यह पता चलेगा कि इनके नगर को ग्रिड पैटर्न पर बसाया गया। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है? सड़क उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आकर एक दूसरे को काटे और केंद्र में 360 डिग्री का एक सर्कल बन जाए। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री पे काटे, तो इस तरीके से 4 ब्लॉक्स तैयार होते हैं। इन्हीं ब्लॉक्स में नगरों का विकास हुआ। अब देखोगे कि सड़क के किनारे उन्होंने अपना रेसिडेंस बनाए, तो उनके घर के निर्माण की क्या योजना थी? सड़क के किनारे बनाते हैं और सड़कों में धूल उड़ता है क्योंकि सड़कें कच्ची थी, और इसी वजह से उन्होंने घर का दरवाजा मुख्य मार्ग की ओर नहीं खोला। खिड़कियां भी उनके घरों में निचले लेयर पे नहीं होती हैं। दूसरी बात क्या है कि घर का निर्माण एक आंगन के चारों तरफ करते थे। आंगन के चारों तरफ उन्होंने कमरे बनाए हैं, रेसिडेंशियल कमरे हो, चाहे रसोई का कमरा हो, चाहे वह शौच का कमरा हो, या फिर और भी वाटर यूज वगैरह का कमरा हो। तो इस तरीके से उन्होंने कमरे बनाए हैं एक बरामदा के चारों तरफ, और उसी बरामदा के ऊपर के खुले आसमान से रोशनी और हवा का आगमन होता है। इस क्रम में आप देखोगे कि इनके भवन निर्माण की कई विशेषताएं हैं, लेकिन वेंटिलेशन इनकी समस्या थी, लाइट इनकी समस्या थी। लेकिन यदि हम इनकी उपलब्धियों की ओर आगे इशारा करके देखें तो ये बात समझ में आएगी कि क्योंकि आबादी ज़्यादा है और क्षेत्र कम है, तो प्लानिंग का नेक्स्ट लेवल शुरू होता है, और वह है ऑक्यूपेंसी ऑफ द स्काई फॉर द रेसिडेंशियल पर्पसेस। यानी कि फर्स्ट टाइम इन्होंने डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया। आज के डेट में आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे पास में क्षेत्र की कमी होती है, आबादी ज़्यादा होते जा रही है, तो हमारे टाउन प्लानिंग का एक रेगुलर फीचर होता है कि हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं। उस दिशा में पहली शुरुआत आपको यहीं से नजर आएगी। इसके बाद आप इनके घरों से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलकर देखेंगे तो पता चले कि नगर के नियोजन में एक अहम बात होती है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। स्मार्ट सिटी की बुनियादी बात। ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनकी सड़कें चौड़ी थी। हालांकि सारी सड़कें एक जैसी चौड़ी नहीं है, लेकिन इनकी सड़कें मोटे तौर पे चौड़ी कही जा सकती। चौड़ी सड़कें, उसके बाद उन सड़कों के अंदर ट्रैफिक के मार्गदर्शन के लिए शायद इन्होंने उस तरीके के सिग्नलिंग सिस्टम कर लिया था डेवलप, जो आज के डेट में आपको किसी भी यात्रा के वक्त में कहीं से भी कहीं जाना हो तो मार्गदर्शन करते नजर आती है। जो आज आपका जीपीएस सिस्टम है, उसका यदि आरंभिक उभार खोजेंगे तो आपको धौलावीरा में मिल जाना है। वहां आपको एक बड़ा लिपि का प्रमाण मिला है, जिसको साइन बोर्ड की तरह इस्तेमाल किया गया होगा, इतिहासकार ऐसा मानते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी सड़कों के ऊपर आपको लैंप पोस्ट मिल जाएगा, शायद अंधेरों के समय में भी यात्रा का रास्ता सुगम कर देता था। ट्रांसपोर्टेशन के तहत आपको ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूं कि इन्होंने नदियों का भी इस्तेमाल किया, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन में थल और जल दोनों ही मार्ग का इस्तेमाल करके ये डेवलप हुए थे। अब सड़क से आगे बढ़ के देखिए तो वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट इनके नगरीय सिविलाइजेशन का एक बड़ी अहम हिस्सा था। पहला मैनेजमेंट ऑफ द वाटर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने कैसे नदी और समुद्र का इस्तेमाल कर लिया था। उसके बाद क्योंकि ये टीले पे बसे थे, तो टीले पे बसे होने के नाते इनके पास में वाटर लेयर काफी नीचे मिलेगा, और वाटर का लेवल नीचे होने के नाते ये कुआं खोद के पानी निकाल नहीं सकते थे। तो इन्होंने कुआं बनाया
तो पानी को स्टोर करने के लिए बनाया। आपको मोहनजोदड़ो के अंदर 700 कुएं मिलेंगे, प्रत्येक घर के साथ एक कुआं और प्रत्येक गली के कॉर्नर पर एक कुआं। इस तरह के कुएं आपको और भी नगरों में मिलेंगे, बड़े पैमाने पर मिलेंगे, और इसके अंतर्गत ये वर्षा के पानी को स्टोर कर लेते थे। वर्षा के पानी को स्टोर करने के अतिरिक्त अब उस पानी को कैसे ये प्यूरिफाई करते थे या कि नहीं करते थे, कैसे इस्तेमाल करते थे आदि को लेकर इतिहासकार सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल अनुमान लगाते हैं। इनके वाटर मैनेजमेंट का अगला हिस्सा आपको और भी एडवांस लेवल का नजर आएगा धौलावीरा में। धौलावीरा एक विशिष्ट नगर है। एक तो यह कि सामान्य तौर पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के नगरों के उस पैटर्न से वो अलग है, जिसमें कि सामान्यतया नगर 2 भाग में बंटते थे, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। यहां पर नगर 3 भागों में बटा हुआ, फोर्टिफाइड एरिया, उसके बाद मिडिल पार्ट ऑफ द सिटी, उसके बाद में लोअर पार्ट ऑफ द सिटी। दूसरी बात कि धौलावीरा के अंतर्गत आपको पहली दफा और एकमात्र जगह से एक स्टेडियम का प्रमाण मिलेगा। लेकिन अभी बात हम कर रहे थे वाटर मैनेजमेंट की। तो वाटर मैनेजमेंट में आपको क्या खास बात एक नजर आने को है कि इस वाटर मैनेजमेंट के तहत यहां आपको 2 छोटे छोटे नदी की धाराओं के बीच से चैनलाइज्ड तरीके से पानी लाने का प्रमाण मिलेगा, और इसके अंतर्गत उन्होंने 9 रिजर्वायर्स बनाए जिसमें कि वो पानी को जमा कर लेते थे। क्योंकि धौलावीरा का बसाव है रन ऑफ कच्छ में, जहां की औसत वर्षा साल में 160 सेंटीमीटर की होती, यानी कि वह सुखाड़ का इलाका है। उस जगह पर उन्होंने उस सभ्यता के सबसे एडवांस नगरों में से एक का विकास किया। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने पानी, जो कि जीवन की जरूरत है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, उसके लिए एडवांस प्लानिंग किया। अब चल के देखो कि पानी का इंतजाम करने के बाद उसका उपयोग करते हैं, और उपयोग करने के बाद आपको पानी को निकालना भी होता है। यह नगर योजना की एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों ने यूज्ड वाटर को किस तरीके से शहर से बाहर निकाला। पहली बात तो यह, अपने घरों के साथ में एक पतली नाली बनाते थे, जिसके रास्ते वह घर का इस्तेमाल किया हुआ पानी निकाल देते थे, और उसी नाली से पानी निकलकर चला जाता था शहर के मुख्य नाली की ओर, और शहर के मुख्य नाली के रास्ते पानी चला जाता था शहर के बाहर। उस नाली का निर्माण करने में इन्होंने न सिर्फ बेहतरीन मटेरियल्स का उपयोग किया, बल्कि उसके अंतर्गत प्रॉपर स्लोप बनाया, उसके अंतर्गत उन्होंने सोख्ता बनाया, मेनहोल्स बनाया, उसके अंतर्गत उन्होंने बिटुमिन्स वगैरह का इस्तेमाल किया ताकि वो स्ट्रांग बना रहे। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने जिस तरीके का ड्रेनेज सिस्टम डेवलप किया था, वो उस समय दुनिया में सर्वोत्तम था, और आज के ख्याल से भी देखा जाए तो उसे हम एडवांस की श्रेणी में रख सकते हैं। नगर नियोजन का अगला हिस्सा आता है ग्रेनरी। ग्रेनरी क्यों? ग्रेनरी इसलिए क्योंकि चूंकि ये खेती करते नहीं थे और नदी के किनारे बसे थे, नदियों में बाढ़ आता है, तो गांव से डिस्कनेक्ट हो जाने के कारण सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन्स घट जाएगा। ऐसे स्थिति में लोगों के जीने के ऊपर लाले पड़ जाए। इसी का समाधान करने के लिए लगभग प्रत्येक नगर के अंतर्गत आपको अन्न के सप्लाई को इंश्योर करने का एक उपाय नजर आएगा। ग्रेनरी उसी उपाय का प्रमाण है कि जहां अन्न रख दिया गया है और उसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। ग्रेनरी के बाद आगे चलकर देखते हो कि नगरों के अंदर आपको कुछ एक डिस्पैरिटीज भी नजर आएंगे। जैसे कि आप कुछ नगर में कुछ खास बात देखेंगे, किसी और नगर में कोई खास बात देखेंगे। उन्हीं उदाहरणों के तहत चलकर देखो तो आपको लगेगा कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ा स्ट्रक्चर मिला है जिसकी पहचान लोगों ने पुरोहित के महल या असेंबली हॉल या यूनिवर्सिटी आदि की तरह किया है। मोहनजोदड़ो से ही आपको एक बृहद स्नानागार मिलता है, जिसको कुछ लोग धार्मिक महत्व का स्नानागार बोलते हैं, कुछ लोग उसे स्विमिंग पूल भी बोलते हैं, लेकिन बृहद स्नानागार की योजना काफी डिटेल्ड है। इसी तरीके से आप देखोगे कि
धौलावीरा में स्टेडियम मिला है, और आपको लोथल में एक विशेष स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे गोदीबाड़ा कहा जाता है, क्योंकि लोथल उनका कॉमर्शियल कैपिटल रहा होगा। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पर्पस के ख्याल से उन्होंने गोदीबाड़ा का निर्माण किया। लोथल में आपको एक ऐसा भवन मिलेगा जिसके घर का दरवाजा खुलता है मुख्य मार्ग की ओर, और इसीलिए इतिहासकार उसको होटल नुमा भवन के तौर पर आइडेंटिफाई करते हैं। इन तमाम विशेषताओं के बाद अब एक महत्वपूर्ण बात यह रह गई है कि चूंकि इस सभ्यता के लोग ज्यादातर अपने मृतकों के शवों को दफनाते थे, तो दफनाने के ख्याल से इन्हें समाधान केंद्र बनाना पड़ेगा, और इन लोगों ने प्रायः अपने नगर के किसी एक कॉर्नर में समाधान केंद्र बनाए। मोटे तौर पर देखो तो इनके नगर नियोजन की कितनी महत्वपूर्ण बातें हुई। नंबर 1 नदी घाटी सभ्यता, नंबर 2 टीले पर बसाओ, नंबर 3 चौकोर बसाओ और वेस्ट एंड ईस्ट के बीच का डिवीजन, उसके बाद ग्रिड पैटर्न, उसके बाद रहने का इंतजाम, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम, उसके बाद तमाम वाटर मैनेजमेंट अलॉन्ग विद ड्रेनेज सिस्टम, फिर ग्रेनरी और फिर समाधान केंद्र। अब सवाल यह उठता है कि इन्होंने नगर नियोजन किया तो क्यों किया। नगर नियोजन जब भी करेगा मानव तो उसके दो ही उद्देश्य हो सकते हैं। एक उद्देश्य होता है कि स्कार्सिटी को मैनेज करने के लिए आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की योजना के पीछे भी अभाव है, यह योजना अभाव की संतति है। लेकिन एक दूसरा कारक भी आप इसमें देख सकते हैं, वो ये कि जब हमारा जीवन थोड़ा एडवांस होता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होता है, मटेरियल कंडीशन इन्हांस्ड होता है, तो हम अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने की कोशिश करते हैं और न सिर्फ सुविधा संपन्न बल्कि संभावना संपन्न बनाने की कोशिश करते हैं। नगर योजन के पीछे यह भी एक कारण था। इन तमाम चर्चाओं के बाद अब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हमने इस सीरीज के अंतर्गत एक नया पॉइंट ऐड किया है, वो ये कि मैं अपनी चर्चा के अंत में आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या नए कोई क्वेश्चन का एक अटैचमेंट दे दूंगा। एक क्वेश्चन एमसीक्यू का होगा, एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव का होगा। आप इसी चर्चा के बीच में से चाहे एमसीक्यू का क्वेश्चन हो चाहे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, उसका आंसर निकाल सकते हैं। आप लोग इसका आंसर निकालेंगे, अपने कमेंट में बताएंगे और फिर इसी तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। मैं इसी तरीके से फिर किसी एक टॉपिक के ऊपर आपके सामने चर्चा लेकर आऊंगा। आप वीडियोस देखते रहिए, लोगों को दिखाते रहिए और अपनी टिप्पणियों के माध्यम से मुझे ये बताते रहिए कि यह आपके किस हद तक काम आ रहा है, और फिर आप यह भी बताते रहिए कि आगे आप किस और टॉपिक के ऊपर मेरी चर्चा चाहते हैं। नमस्कार।